हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी टेक्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 से। और नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। तो मकसद यही है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो है इकोनॉमी की कंडीशंस क्या थी वो हमें जानना है। तो यहाँ पे जो आप चीज़ जो है थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया है उसका एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस चैप्टर का भी जो है एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर जो है अपने सिलेबस को प्रोसीड करेंगे हम। तो आप ये समझें कि भाई आप में से ही जो बच्चे इकोनॉमिक्स को लेके आगे चलेंगे और कुछ फर्दर कोर्सेज में जो है आप अपनी अचीवमेंट या सक्सेस लेके आएंगे, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो हैं एज ए इकोनॉमिस्ट हैं वो दुनिया के सामने आए। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये है हमारा जो है मतलब एक जानना जिम्मेदारी बन जाती है या ये समझना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम कैसे लेके आ पाएँ। क्योंकि एज ए इकोनॉमिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि देश जो इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट कर पाई है या नहीं कर पाई। या दूसरे शब्दों में कहें तो आप ये कहेंगे कि किसी भी देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ जो फ्रेम की जाती हैं वो एक किस्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिस्ट की, क्योंकि इनको इकोनॉमिस्ट को ही क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो एज ए इकोनॉमिस्ट हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम अपने देश अपनी इंडियन इकोनॉमी के जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इससे रिगार्डिंग जो है हम कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हम पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ जो हैं बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, वो हमारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने लेके आएंगे नहीं लेके आ पाएंगी। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में जो है हमारी समझ जो है वो बड़ी गहरी होनी चाहिए। हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी के नेचर को जो है बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी जो हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको जो है इफ़ेक्टिव मैनर से जो है फ्रेम कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ये समझें कि आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, जैसे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें या पॉवर्टी की हम बात करें, चाहे हम जो है जो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो लो है उसकी बात करें, या फिर हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम विदेशों पे डिपेंड हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, जिसको हम बोल देते हैं भाई बाहर से एफडीआई आएगा तो बात बढ़ेगी, तब लोगों को काम मिलेगा, तब इंडस्ट्री चलेंगी। या एफआईआई की बात कर लें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, या फिर बोरोइंग की बात करें, हम दूसरों देशों पे डिपेंड हैं। तो ये जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, इनके जो रूट कॉजेज़ क्या है, इनके जो है कारण क्या हैं, अगर आप उन कारणों को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि आप इन कारणों को दूर करने के लिए जो है एक अच्छी स्ट्रेटजीज, अच्छी पॉलिसी जो है क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ सीखना है, जानना है, तो आपको सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसका नेचर कैसा है और जो ये परेशानियां हम झेल रहे हैं उसके पीछे जो बेसिक कोज कहाँ है, कारण कहाँ छुपे हुए हैं। और जब हम इन कारणों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आंसर एक ही जगह जाके मिलता है, और वो मिलता है किसके अंदर, ब्रिटिश राज के अंदर। ब्रिटिश राज, ठीक है जी। क्या है ब्रिटिश राज? एक 200 साल का लगभग जो है टाइम पीरियड है, और ये वो टाइम पीरियड है जब हम जो हैं किसके, ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं। और कॉलोनियल पीरियड जो हम इसको बोल सकते हैं, यही पीरियड जो है रिस्पॉन्सिबल है एक किस्म से हमारी उन समस्याओं के लिए जिसको हम जो है आज़ादी के जो है 73 ईयर्स तक अभी तक जो है हम झेल रहे हैं। और अभी भी जो है ऐसा जो है नियर फ्यूचर ये नहीं दिखाई देता कि हम इन कारणों से जो है पार पा चुके हैं या इन कारणों को हम ख़त्म कर देंगे।
ठीक है जी। तो दिस इज़ द पीरियड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आप इस पीरियड को समझें, जानें कि ब्रिटिशर्स ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि आज जो हमारी इकोनॉमी जो है इस हालात में है। और जब तक आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, ब्रिटिश राज की जो पॉलिसीज़ हैं उनको नहीं समझेंगे, तो हम अपने देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए जो स्ट्रेटजी मेकिंग का काम है वो शायद इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे हमें जो है इस चैप्टर में बस यही समझना है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि जब ब्रिटिश छोड़ के गए हैं इस देश को 1947 की अगर हम बात करें, 15 अगस्त, ठीक है जी, इंडिपेंडेंस डे की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये वो दिन है जब ब्रिटिशर जा चुके हैं और उन्होंने एक बिखरी हुई जो है इकोनॉमी जो है हमारे सामने जो है रख दी है, और ये कहा है कि आप इसको चला के दिखाएं, इसको जो है इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे लेके जाएं, ठीक है जी। तो अब उसको कैसे चलाया जाएगा, कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, उसी के बारे में जो है ये चैप्टर फर्स्ट है, कि हमें जो इकोनॉमी मिली ब्रिटिशर्स से, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे छोड़ के गए, उस इकोनॉमी की हालत कैसी, हम उस इकोनॉमी को क्या नाम दें, स्टेगनेंट नाम दें, बैकवर्ड नाम दें, डेवलपिंग नाम दें, डेवलप नाम दें। तो ये जो है हमारा जो है क्या रहेगा, सब्जेक्ट मैटर रहेगा। तो एक बार इसको करते हैं डिस्कस वन बाय वन जो टॉपिक्स हमारे सामने। तो एक ये चीज़ समझें आप कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडियन इकोनॉमी को जो है हमें दे के गए हैं, आज़ाद करके गए हैं देश को, तो उस टाइम पे जो हमारी हालत क्या है, तो हालात को समझने के लिए जो है कुछ आपके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो है कुछ कैटेगरीज तैयार की हैं। तो जो सबसे पहली जो कैटेगरी है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, स्टडी करनी है, वो करना है एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर की हालात क्या थी, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है जी। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, ठीक है जी। ब्रिटिशर्स यहाँ से जब गए, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ की हालत क्या है, क्योंकि किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है ना 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री, और तीसरा जो है वो है ट्रेड, ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें हमें क्या करनी है, चेक करनी है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे कि अब इंडियन इकोनॉमी को क्या नाम दिया जा सकता है, एग्रीकल्चर के स्टेटस को देखते हुए, इंडस्ट्री के स्टेटस को देखते हुए, और ट्रेड के स्टेटस को देखते हुए। इसके अलावा जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए जो है कुछ पैरामीटर्स और हम जो है इस चैप्टर में जो है समझने की कोशिश करेंगे, जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जिनको इंक्लूड किया गया है। तो उसको हम फोर्थ कैटेगरी में रख देते हैं, दैट इज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक, ठीक है जी। प्रोफाइल मतलब लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मोर्टलिटी रेट क्या है, वो थोड़ा सा जो हम यहाँ चेक करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर। फिफ्थ जो होगा वो होगा हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। फिफ्थ हम अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी देश के उसको डेवलप कहा जाएगा, डेवलपिंग या बैकवर्ड, वो डिपेंड ही इस बात पे करता है कि वहाँ के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का जो है लेवल क्या है, किस तरीके से और किस एरिया में या किस सेक्टर के अंदर लोग कहाँ कैसे काम करते हैं, जीडीपी में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से जो है इकोनॉमी को स्टेटस दिया जाता है, वो बैकवर्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। सिक्स्थ जो होगा वो हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमी छोड़ के गए हैं, उस इकोनॉमी के अंदर फर्दर या फ्यूचर जो डेवलपमेंट के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम कितने अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल क्या है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो है देयर आर 6 टॉपिक्स जिसको हमें क्या करना है, वन बाय वन जो है इस चैप्टर के अंदर जो है स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और यहाँ से हमें जो है मैक्सिमम जो है पता लग जाएगा उन कोजेज़ के बारे में जिनको हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आज जो हमारी इकोनॉमी जो एक बैकवर्डनेस शो करती है, पॉवर्टी को शो करती है या अनएम्प्लॉयमेंट को शो करती है, हम उनको आइडेंटिफाई कर जाएंगे और उनको
देश में कैसे दूर करने के लिए जो एफ़र्ट्स किए हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं, उनको हम जो है अपने जो फर्दर चैप्टर्स है वहाँ पे क्या करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो अभी जो प्रेजेंट जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर को देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री की बात करें या ट्रेड की बात करें या डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें या ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है जी, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी एग्रीकल्चर के स्टेटस को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या यूँ कहें कि ब्रिटिशर्स ने हमारी एग्रीकल्चर के साथ ऐसा क्या किया कि आज तक जो है हमारी एग्रीकल्चर को जो हम बैकवर्ड कंडीशन पे रखे हुए हैं, और लाखों एफ़र्ट्स के बावजूद जो है इंडियन एग्रीकल्चर को वो स्टेटस नहीं मिल पाया जो डेवलप्ड नेशन में जो एग्रीकल्चर को जो स्टेटस मिला हुआ है। तो अगर हम स्ट्रिक्टली अगर जो है मैं टू वर्ड्स को जो है डिफ़ाइन करूँ या सिलेक्ट करते हैं जो इंडियन जो एग्रीकल्चर के स्टेटस को एक्सप्लेन कर पाएँ, तो दीज आर, फर्स्ट जो है वो है स्टैग्नेंट, ठीक है जी, दूसरा है बैकवर्ड, ठीक है जी। दीज आर टू वर्ड्स, जो यही दो वर्ड हैं जो हमारी एग्रीकल्चर के स्टेटस को जो है कम्प्लीटली जो है रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेगनेंट का मीन का मतलब है देयर इज़ ए नो सिम्टम्स और साइन फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट, कि जो एग्रीकल्चर है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जो ना तो कोई इम्प्रूवमेंट के साइन दिखा रही है ना ग्रोथ दिखा रही है, बिल्कुल एक जगह जो है अटकी हुई है और काफ़ी लो लेवल पर अटकी हुई है। दैट इज़ मीन्स एग्रीकल्चर वॉज स्टेगनेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और बैकवर्ड को अगर हम डिफ़ाइन करें, बैकवर्डनेस क्या है, तो बैकवर्डनेस का मतलब कहेंगे कि लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी या नो सरप्लस, कि जो हमारी एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है जी, प्रोडक्शन लो है टोटल, और जो फार्मर्स हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई सरप्लस नहीं है कि उसको वो री इन्वेस्ट करें या जो है एक एग्रीकल्चर को जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर वो क्या है कन्वर्ट कर दें। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्या फ़ीचर्स थी और फिर उनके कोजेस को जो है थोड़ा सा हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला जो फ़ीचर जो हमारे सामने आता है वो आपकी बुक से ही लिया गया है, और क्या है वो, दैट इज़ लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्शन जो है लो है और प्रोडक्टिविटी लो है। प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, कि ऑन एन एवरेज आप एक हेक्टेयर में जो है कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं क्रॉप्स का, उसको हम प्रोडक्टिविटी के रूप में लेके चलते हैं। और जहाँ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टोटल प्रोडक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हमने कितना प्रोडक्शन कर दिया। ये डाटा जो आपके सामने अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले जो एफ़र्ट्स किए गए थे कुछ इकोनॉमिस्ट ने इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पता कर लें। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने देश की जो नेशनल इनकम है उसका फाइंड आउट करने की कोशिश किया, पॉवर्टी को एस्टिमेट किया, वो हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज, VKRB राव एंड RC देसाई। तो ये वो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज़ें जो है रखी हमारे सामने कि एक्चुअल में जो हमारी बैकवर्डनेस के पीछे रीज़न क्या है, इकोनॉमी का लेवल कम क्यों है, GDP कम क्यों है, पर कैपिटा इनकम कम क्यों है, और जो हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री हैं, वो बैकवर्ड कंडीशन में क्यों है। तो हम इनके जो है थैंकफुल हैं कि उन्होंने बताया, और इन्हीं की वजह से जो है हम कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह जो है बना पाए कि भाई इन चीज़ों को कैसे दूर किया जाएगा। तो सबसे पहली बात की थी प्रोडक्शन की और प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से रिगार्डिंग यहाँ पे डाटा अवेलेबल है बुक में, आप इसको एक बार देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो दो ही क्रॉप से रिलेटेड है, व्हीट और राइस की हम बात करें हैं, और ये डाटा है 1947 का, और कंपैरिजन इसका किया है 2018 और 19 के साथ। और प्रोडक्टिविटी जो बताई गई है वो बताई है केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना केजी आप प्रोडक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इजी करने के लिए इसको जो है क्विंटल में कन्वर्ट कर लेंगे, और 100 केजी का एक क्विंटल होता है, तो मतलब ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा 6.6 क्विंटल, और ये भी अमाउंट क्या हो जाएगा 6.6 क्विंटल। तो आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज एक हेक्टेयर में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ था,
तो 1 हेक्टेयर मीन्स लगभग जो है 2.5 एकड़ की हम बात करेंगे। तो 2.5 एकड़ में जो है जो मैक्सिमम या ऑन एन एवरेज जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 6.5 क्विंटल गेहूँ और चावल का प्रोडक्शन। ठीक है जी। अगर आज के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं और ये अमाउंट इसको क्विंटल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 34.08 और ये आएगा 26.65। तो आज जो हमारा प्रोडक्शन है वो लगभग जो है उसी 1 हेक्टेयर में हम 34 क्विंटल प्रोड्यूस कर लेते हैं व्हीट को, और 26 क्विंटल जो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं राइस को। तो अगर हम ये कंपैरिजन करें 1947 का 2018 और 19 के साथ, तो आपको ये कम्प्लीटली समझ में आएगा। लगभग 4 to 5 टाइम जो है हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, लोगों के पास जो टोटल इनकम जो अर्न करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम है। ठीक है जी। और यूएसए की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो लगभग है 90 क्विंटल के आसपास पर हेक्टेयर। मतलब यूएसए में 90 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है व्हीट या राइस के आसपास जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर ली जाती हैं। तो उसके मुकाबले अगर हम 1947 की प्रोडक्टिविटी को मेज़र करते हैं तो ये मान के चले नए के बराबर, मतलब प्रोडक्शन है ही नहीं, नेग्लिजिबल। ठीक है जी। दिस इज़ आवर कंडीशन। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में हम बहुत पीछे हैं, आज के मुकाबले हम पीछे हैं इंडिया से ही। और डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो हम मतलब कहीं भी नहीं ठहरते इस कंपैरिजन के अंदर। ठीक है जी। तो दैट इज़ द आवर फर्स्ट पॉइंट जो हमें जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है याद रखना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। और उसका जो है एक न्यूमेरिकल जो है एग्जांपल हो गया कि व्हीट और राइस जो है 6.6 क्विंटल, और प्रेजेंट के साथ हम उसका जो है कंपैरिजन करके दिखा देंगे कि लगभग 5 टाइम जो है हमारा क्या है प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, कम थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड जो फीचर है वो हमारा जो है एग्रीकल्चर का जो था वो आज भी आपको दिखाई देगा, और वो है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब जो प्रोडक्शन हमने अभी डिफाइन किया कि 6.6 क्विंटल हम व्हीट और राइस जो है क्या कर सकते हैं पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या ये श्योर है इतना प्रोडक्शन आएगा? तो जवाब आता है नहीं भाई, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना प्रोडक्शन हमें मिलेगा। प्रोडक्शन कितना होगा इट विल डिपेंड ऑन रेनफॉल। रेनफॉल क्या है, मॉनसून की कंडीशन क्या है। गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट, और अगर पुअर रेनफॉल है मीन्स पुअर आउटपुट। मतलब रेनफॉल या मॉनसून कैसा होगा उस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन क्या आने वाला है। ये जस्ट जो है एक सिम्टम है, मतलब ये भी आउटपुट शायद ना आए। तो यहाँ पे एक चीज़ लेके चलें कि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है, आप मान के चलें 1700 से लेके लगभग 1950 तक हमारे देश में लगातार जो हैं ड्रॉट्स आए हैं, अकाल पड़े हैं, फेमाइंस लाइक कंडीशंस जो है क्रिएट हुई हैं। और ये फेमाइंस को अगर हम हिस्ट्री में इससे पहले ढूंढें तो आपको कोई ऐसा एग्जांपल बड़ा नज़र नहीं आएगा। तो ये इस वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर में किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया गया, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं किए गए, मतलब जो कुछ डिपेंड था वो मॉनसून पे डिपेंड था। और आज भी अगर हम बात करें तो हमारी एग्रीकल्चर का लगभग 40% जो है दैट डिपेंड ऑन मॉनसून। ठीक है जी। मॉनसून ही ये डिफ़ाइन करेगा कि आखिर हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है। तो आप ये कह सकते हैं ये फीचर ना उस इंडिपेंडेंस के टाइम बल्कि आज भी जो है रिलेवेंट है। और न सिर्फ ये वाला, इससे पहले वाला जो लो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले हमारा प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स थी इंडियन एग्रीकल्चर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के ब्रिटिश टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर कैसा था, लोग किस तरीके का जो है लाइफस्टाइल था। तो वहाँ पे जो ये चीज़ जो है सामने आती है वो ये कि डोमिनेंस था, और डोमिनेंस किसका था, वो था सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, कि लोग सिर्फ अपने आप को जीवित रखने के लिए जो है फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। वो इसको जो है एक बिज़नेस के रूप में जो है यूज़ नहीं करते, और सिर्फ इतना ही वो प्रोडक्शन ले पाते हैं कि उनकी जो नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स ये कहें तो सिर्फ उन्हीं को पूरा कर पाएँ। उससे ज़्यादा का जो है ना उनके पास सरप्लस है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड अवेलेबल हैं। तो इस तरह की जो है एग्रीकल्चर की कंडीशन है। और ये थोड़ा सा देखें आप, ये कितना क्रिटिकल सिचुएशन है कि उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम बात करें 1947 के आसपास, तो हमारा जो है 72% जो वर्क फोर्स है, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, विलिंग है, एबल हैं, वो 72% जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है।
और प्राइमरी मीन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि एक फैमिली साइज़ की बात करें, उस फैमिली के अंदर हम क्या लेके चलें कि देयर आर 6 मेंबर, और 2 ही जो हैं वर्कर्स की कंडीशन में आते हैं, वर्कफोर्स में आएंगे, एंड 4 पर्सनस आर डिपेंडेंट। तो हम ये कहेंगे कि जो 72% जो वर्क फोर्स है दैट रिप्रेजेंट्स आवर 90% पॉपुलेशन, मतलब 90% से ज़्यादा की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और जो डोमिनेंस है सब्सिस्टेंस का ओनली, और हाई डिग्री अनसर्टेनिटी, यही जो है रिवील करती है कि 90% जो पॉपुलेशन है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से जो है पुअर है, और वो जो है अपनी ज़रूरतों के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको नोट करनी है। अब जो है करेक्टरिस्टिक्स की ही बात करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे जो है इनके कोजेज़ की तरफ और मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपकी बुक के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉयल एंड टिलर ऑफ द सॉयल। ओनर मीन्स एक यहाँ पे मान के चले कि भाई जो ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो ब्रिटिशर्स की जो हम बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स का जो मेन मकसद था, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से जो है मैक्सिममली जो है एक्सप्लॉइट किया जा सके। और उनकी नज़र में जो है अभी जो सामने आता है वो यही है कि एग्रीकल्चर जो है एक ऐसा बिज़नेस है जो लोग जुड़े हुए हैं जिससे साथ ज़्यादा। अब उनको रिवेन्यू चाहिए, टैक्सेस वगैरह चाहिए, और स्मूथली चाहिए, बिना किसी हर्डल के चाहिए। तो एग्रीकल्चर को आप ये मान के चले उन्होंने उसको एक बैकवर्ड कंडीशन में ले जाने के लिए जो है ना पूरा जो है अपना रोल प्ले किया, और कुछ इस तरह की पॉलिसी और स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट की कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या प्रोड्यूस करे, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे। ठीक है जी। उनको यहाँ की एग्रीकल्चर डेवलप नहीं चाहिए थी, उनको सिर्फ अपने रेवेन्यू और इनकम से मतलब था। तो उन्होंने जो भी पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाई वो कुछ इस तरीके से बनाई है कि इंडिया से जो है बस पैसा निकले, वेल्थ का जो है एक ड्रेन चले, और वो ड्रेन कहाँ चले, टुवर्ड्स द इंग्लैंड की तरफ पैसा निकलना चाहिए, हिंदुस्तान से पहुँचना चाहिए कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर। तो उसके लिए जो है उन्होंने जो पॉलिसी यूज़ की थी वो यहाँ पे यूज़ की थी, वो था ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम क्या था कि जो ब्रिटिशर्स के कुछ फेवर के लोग थे उन्होंने जो है क्या किया, कुछ लोगों को ज़मीन का जो है ओनर बना दिया कि आप जो है ना हिंदुस्तान की जितनी ज़मीन है आप उसके क्या रहेंगे, मालिक रहेंगे, परमानेंट जो है ओनर रहेंगे। और इस मालिकाना हक़ के बदले जो है उनको क्या करना पड़ेगा, एक जो है जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होगी उसका 1/3 जो है क्या करना पड़ेगा, नियर 1/3 उनको रेंट जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है जी। अगर वो रेंट जमा करते हैं तो उनको जो है कुछ राइट्स भी दिए गए ज़मींदार्स को, और वो ये दिए गए कि वो क्या करेंगे, अब वो इस ज़मीन को आगे किसी को क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रेंट पे दे सकते हैं, और जो रेंट की अमाउंट वो चाहें वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना चाहें वो रेंट क्या कर सकते हैं, फार्मर से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ज़मींदार्स ने कुछ ऐसा ही किया। ठीक है जी। ज़मीन जो है के परमानेंट ओनर बन गए, और आगे जो उन्होंने क्या किया है, फार्मर्स को जो है वो क्या की है, रेंट पे दी है। और जब ऐसी कंडीशन की गई है तो जो ज़मीन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी आई है उसका 1/3 जो है ब्रिटिशर्स के पास गया। फिर ज़मींदार्स आए, उन्होंने भी जो है नियर अबाउट 1/3 जो है अपने लिए रेंट में जो है क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे दैट मीन्स 2/3 कि जो भी आपका प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर का उसका 2/3 जो है ब्रिटिशर्स के पास और ज़मींदार्स के पास एज ए रेंट जाएगा। और जो इसको बोलते हैं 66%, अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे जो हमारे सामने जो चीज़ जो है कंप्लीट जो पिक्चर जो समझ में आया कि एक तो प्रोडक्टिविटी लो है जो है 6.6 क्विंटल, और उसका भी 66% जो है वो चला गया है एज ए रेंट। और रेंट कुछ ब्रिटिशर्स ने लिया, कुछ जो है ज़मींदार्स ने लिया। तो फार्मर के पास जो है वो कितना बचा है, वो बचा है सिर्फ 30% या 34% के आसपास। और आप इस 30% का जो है कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जो है 2 क्विंटल के आसपास। आप ये देखें एक परिवार है जिसके अंदर मेंबर्स हैं 7-8,
उस टाइम पे जो है कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता था, और उनके पास जो है साल में 2 फसलें लें तो एक चावल ले लें, एक गेहूँ ले लें, सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो दे हैव जस्ट 4 क्विंटल फूड ग्रेन विद देम। उनके पास सिर्फ 4 क्विंटल, 2 क्विंटल गेहूँ बच गया। एवरेज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से 2 क्विंटल जो है राइस जो उनके पास जो है बचा हुआ है। अब इस 4 क्विंटल में वो कैसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, और कैसे अगले साल जो है जब वो एग्रीकल्चर किया जाएगा तो उसमें जो है इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कोस्ट जो है बियर करना पड़ेगा। उस कोस्ट को जो है ना ब्रिटिशर शेयर करते थे और ना ही ज़मींदार शेयर करते थे। कोस्ट किसकी होती थी? फार्मर्स की होती थी। तो आप यहाँ पे मान के चलें कि कोस्ट अगर फार्मर अपने घर से लगाएगा तो उसके पास सेविंग क्या होगा? न के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ओनर हैं, जो ज़मींदार हैं, जो सॉइल ज़मीन के मालिक हैं, टिलर जो ज़मीन पे खेती करते हैं, फार्मर्स हैं, उनके बीच में गल्फ खाई बन गई है, गैप क्रिएट हो गया है। क्योंकि ज़मींदार के पास पैसा आ रहा है, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वो उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे एग्रीकल्चर के अंदर, और ये अमीर होते जा रहे हैं, रिसोर्स फुल होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम फार्मर्स की बात करेंगे तो उनके साथ कुछ ऐसी समस्याएं बन गई कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी शायद पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये आता है इनडेप्टनेस, कि जितने भी टेलर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, जो हमने बताया 72% वर्कफोर्स की बात हमने की, 90% पॉपुलेशन की हमने बात की, वो हैं एक कर्ज़ के अंदर दबे हुए हैं। और ये कर्ज़ उनको जो है कहाँ से मिला हुआ है? मनी लेंडर से मिला हुआ है, उन्हीं ज़मींदार से मिला हुआ है या ब्रिटिशर से मिला हुआ है, और फिर वो इंटरेस्ट के रूप में क्या किया जाता है? उनको फिर दोबारा से जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो दिस इज़ द जो है हार्श फीचर जो थी हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या जो हम कहेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर वाज ए गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉयल एंड टिलर ऑफ द सॉयल, के ज़मीन को जोतने वाले और जो ज़मींदार, जो जिनको मालिक बना दिया गया था ज़मीन का, उनके बीच में जो है एक इकोनॉमिक डिवाइड आ चुका है। और ये जो इनइक्वलिटी है आज भी जो है हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको जो है बैकवर्ड कंडीशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इनइक्वलिटी आपको आज भी जो है डाटाज के अंदर जो है नज़र आएगी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट जो है हमारा जो है क्लियर हो गया है। और इसका जो है रिज़ल्ट पूछा जाएगा कि ज़मींदारी सिस्टम का क्या है, तो हम यहाँ पे जो सिंपली जो है आंसर दे सकते हैं कि फार्मर की जो इंडेप्टनेस जो है वो इसके लिए जो है इसका एक कॉन्सिक्वेंस था। अभी हम आगे देखते हैं इसके अलावा क्या फ़ीचर है। तो दूसरा जो मतलब नेक्स्ट जो फ़ीचर है हमारा, जो 5th पॉइंट पे आ गया है, और वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड इसका मतलब बिखरा होना। एक हमारी जो एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जो है जो होल्डिंग, जो जोत का साइज़ है वो कम है, छोटा है। अगर हम आज भी एवरेज लेके चलें तो हमारे देश में जो है ना ऑन एवरेज अगर हम पर फार्मिंग फैमिली की बात करें तो 3 से 5 एकड़ जो है लोगों के पास ऑन एन एवरेज ज़मीन है, जिसको वो क्या कर सकते हैं, फार्मिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जबकि आप यूएसए, न्यूजीलैंड या जो है इंग्लैंड या किसी और देश की बात करें जो फार्मिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है एवरेज हमसे कई गुना ज़्यादा है, 5 से 10 गुना ज़्यादा है। यूएसए में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 2000 जो है एकड़ का जो है एक होल्डिंग साइज़ माना जाता है, जोत माना जाता है। ठीक है जी, तो उसके मुकाबले जो है हमारी जो छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम हैवी इन्वेस्टमेंट जो है प्रेजेंट में भी नहीं कर पा रहे। ग्रीन रिवोल्यूशन आया, काफ़ी मशीनें यूज़ की, लेकिन वो जो है काफ़ी कॉस्टली साबित हुई। वो एक एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा पाई क्योंकि होल्डिंग का साइज़ कम है, जिसकी वजह से जो है आपका जो है ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है ज़्यादा हो गई। दूसरा जो है वो फ्रेगमेंटेड है, स्मॉल के साथ साथ वो क्या है, फ्रेगमेंटेड का मतलब बिखरा हुआ है। और ये ऐसा है जैसे गांव है, गांव के किसान है, किसान की एक ज़मीन इस साइड में है, कुछ टुकड़ा यहाँ पे है, कुछ टुकड़ा यहाँ पे, 1 एकड़ यहाँ है, 1 एकड़ यहाँ। तो अब यहाँ पे इस व्यक्ति को जो है फार्मिंग करने के लिए पहले वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा। तो तीनों जो ज़मीन है उसको वो देख नहीं सकता एक टाइम पे। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो ज़्यादा दूर पड़ता है जो होल्डिंग, उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मतलब जितना वो प्रोडक्शन ले सकते हैं गिवन कंडीशन के अंदर भी, उसको भी वो नहीं ले पाते। ये एक दिक्कत आती है जब ज़मीन जो है वो बिखरी हुई हो, क्योंकि उसी ज़मीन को देखा जाएगा, यूज़ किया जाएगा जो नज़दीक होगी और उसका जिसका देखभाल करना जो है क्या होगा, आसान होगा।
तो ये तो आज भी है। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, ज़मीन ऐसी ही बिखरी हुई थी और किसान को रेंट हर ज़मीन पे देना होता था, लेकिन वो सारी ज़मीन को यूज़ नहीं कर सकता। तो आप सिंपली जो है अनुमान लगा के चलें 6.6 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन 66% चला गया रेंट में। और ज़मीन जो है बिखरी हुई है। बिखरी हुई तो कुछ ज़मीन ऐसी है जो किसान यूज़ ही नहीं कर पाया, उस पे भी वो क्या करता है, रेंट देता है। तो उसके पास क्या जो है बैलेंस बचेगा, जिसको वो एग्रीकल्चर में क्या करे, री इन्वेस्ट करे। और ठीक है जी। तो इन सब का जो है ओवरऑल इम्पैक्ट ये रहा कि हमारी एग्रीकल्चर जो है जो होनी चाहिए थी उससे काफ़ी बैकवर्ड कंडीशन में चली गई। और इस एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की वजह से हम ये कहेंगे कि जो हमारा हिंदुस्तान की जो ग्रोथ प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो रही। और आज भी जो है हम जो है ना आज़ादी के 70 ईयर्स बाद भी जो अपने आप को क्या बोलते हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही शामिल करते हैं। अगर शायद एग्रीकल्चर की इतनी बुरी हालात नहीं होती 200 साल तक जो ब्रिटिश राज में हुई, तो शायद आज जो हमारे पास एग्रीकल्चर में इतना सरप्लस होता कि उस सरप्लस को इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेड में यूज़ किया जा सकता था और एक साथ जो है सभी चीज़ें क्या हो सकती थी, डेवलप हो सकती थी। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं वो थोड़ा सा जो है पहले रिवाइज हो चुका है और वो यही है, ये आप गल्फ़ वाला जो हमने पॉइंट किया था उसी में आ गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम यूज़ किया है वो ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ज़मींदार कौन है, दे आर द ओनर, परमानेंट ओनर बना दिया गया। उनको क्या करना है, दे हैव टू पे फिक्स सम ऑफ रेंट जो गवर्नमेंट को देना था उनको एज ए लैंड रेवेन्यू। और बदले में उनको क्या की गई है, छूट दी गई है। और छूट क्या दी गई है, वो ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज मच एज जो वो चाहें फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है जी। और ये मान के चलें कि इन सब चीज़ों ने मिलके जो है इंडियन एग्रीकल्चर को बिल्कुल बैकवर्ड कंडीशन पे ला के रख दिया है। और फिर उसके बाद एक फाइनल ब्लो और आता है हमारे ऊपर जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए जो है सबसे बड़ा घातक साबित हुआ, और वो था पार्टीशन। मतलब ब्रिटिशर्स ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा कि हिंदुस्तान जो है वो कभी अपने पाँव पे जो है खड़ा हो पाए। तो उनके लिए जो उन्होंने हर पॉसिबल जो है एफर्ट किया कि हम जो है उनके एक किस्म से जो है कॉलोनी की तरह ही काम करें, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो। ठीक है जी। तो लास्ट जो ब्लो था वो एक किस्म से पार्टीशन था हमारा जो इकोनॉमी का। और पार्टीशंस की बात करें तो उसमें आप ये देखेंगे इंडिया गोट 82% पॉपुलेशन, हमारे हिस्से में जो आया वो 82% पॉपुलेशन आया। और जो 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया, जो फूड ग्रेन एरिया उसका सिर्फ 65% आया, क्योंकि जो ज़्यादा उपजाऊ एरिया था वो या तो जो है ईस्ट जो पाकिस्तान जो हम बांग्लादेश की बात करते हैं वहाँ पे चला गया, या फिर जो है पाकिस्तान जिसकी हम बात करते हैं वो जो क्या वहाँ पे जो है हमारा जो है जो एरिया जो है फूड ग्रोइंग के लिए जो सबसे जो फर्टाइल एरिया था वो उनके पास चला गया। तो यहाँ माने पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया जो है हमारे पास कम है, तो हालात जो है और बिगड़े हैं। ठीक है जी। तो वेस्ट पंजाब की बात करें जो सिंध जो पाकिस्तान में है और दूसरा जो है जो बंगाल के अंदर है। ठीक है जी। तो इस तरह की जो है हमारे सामने जो है क्रिटिकल सिचुएशन बनी, और इन सब चीज़ों को फेस करते हुए हम आगे चलें। एक जो पॉइंट और है जिसको डिस्कस किया जा सकता है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और कोज के रूप में जो है हम उसको लेके चल सकते हैं, और वो है फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ब्रिटिशर्स का जो है ना, मैं ये मान के चलता हूँ मेरी तरफ से पर्सनली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज कि भाई हमारी जो बैकवर्डनेस के पीछे जो है ना बड़ा रीज़न जो है ये था। और ये वो कील थी, फाइनल जो कील ताबूत के अंदर लगाते हैं ना कि भाई अब जो है हमारे फार्मर्स जो है कभी भी जो है अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते, और हम एक किस्म से एक ऐसी गुलामी की तरफ चल पड़े हैं कि शायद पीढ़ियाँ जो हैं उस गुलामी के अंदर निकल जाएंगी, हम बाहर उससे नहीं आ सकते। तो वो जो था वो था क्या, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले एक बार समझें व्हाट इज़ कॉमर्शलाइजेशन। तो कॉमर्शलाइजेशन का मतलब है टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर मार्केट। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया है कि एग्रीकल्चर का आपको प्रोडक्शन करना है, और वो प्रोडक्शन किसके लिए करना है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करना, बल्कि इसके लिए करना है फॉर द मार्केट के लिए। तो आप एग्रीकल्चर में चीज़ें प्रोड्यूस करें मार्केट के लिए, मतलब आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें जिसको आप मार्केट में बेचेंगे, फिर उससे पैसा कमाएंगे और फिर पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो अगर आप इस तरह की एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे आप कॉटन प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो है जूट प्रोड्यूस करते हैं या जो है टी का प्रोडक्शन आपका चलता है,
तो इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो कॉमर्शियल क्रॉप्स, सरसों जो है, ठीक है जी, उसको हम कॉमर्शियल क्रॉप्स में लेके चलते हैं। अगर आप ऐसी एग्रीकल्चर करोगे तो उसको बोलेंगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भाई इंडिया को क्या करना चाहिए, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना चाहिए, और मतलब मार्केट में बेचने के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो दिखाने के लिए तो ये था कि वो हिंदुस्तान के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको क्या था, ऐसी क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन चाहिए था हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर जो है ज़ीरो मटेरियल यूज़ होती हैं। तो उन्होंने जो फोकस किया वो किस पे किया, इंडिगो पे किया। उन्होंने फोकस किस पे किया गया, कॉटन पे किया, जूट पे किया, शुगर केन पे किया, क्योंकि ये वो क्रॉप्स थी जो ब्रिटिशर्स एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे और इनसे जो है फिनिश गुड्स बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, या फिर जो है चीनी बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, या फिर जो है उन कपड़ों के जो है कलर करने के लिए जो है इंडिगो की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम उनको चाहिए था कि हिंदुस्तान जो है कुछ ऐसी ही फसलों का प्रोडक्शन करे। इसके लिए उन्होंने दिया यहाँ के फार्मर्स को एडवांस्ड कि भाई आप एडवांस ले लीजिए और क्या करें, आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्टिंग में जो है काफ़ी पैसा अच्छा दिया गया, किसानों ने जो है उसको एक्सेप्ट भी किया और लगा कि हाँ कुछ अच्छी कंडीशंस होंगी उनकी पहले के मुकाबले। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि जो किसान के पास जो फर्टाइल जो लैंड था उसमें उन्होंने क्या किया, कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी इन चीज़ों के ऊपर और बढ़ गई कि भाई इन चीज़ों को सिर्फ ब्रिटिशर्स ही परचेज़ करेंगे, और इनकी चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए, कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई। मतलब जो आप प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन बचता है, उस प्रोडक्शन के लिए जो इनकम मिलनी चाहिए वो इनकम भी कम है। अब किसान के पास ज़मीन नहीं है कि वो राइस या व्हीट जो फूड ग्रेन जो उसको चाहिए थे, पल्सेस जो चाहिए था, उसका प्रोडक्शन वो कर पाए, वो ज़मीन उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब ये चीज़ें उनको क्या करनी पड़ती है, मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है। कहाँ से परचेज़ करेंगे, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, और उसके लिए वो क्या करेंगे, वो एक हाई प्राइस चार्ज करेंगे। मतलब एक्सप्लोटेशन का एक पूरा सिस्टम जो है डेवलप कर दिया। प्रोडक्शन नहीं छोड़ा लोगों के पास, एज ए रेंट ले लिया गया। फिर मजबूर उनको किया कि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, वो सस्ती परचेज़ की गई, थोड़ा सा पैसा दिया गया और उस पैसे के बदले जो अनाज दिया गया, पल्सेस दी गई, वो फिर महंगी करके दी गई ताकि जो है किसी भी तरीके से जो है इंडिया को बेनिफिट ना मिले। और इसका रिज़ल्ट जो है अल्टीमेटली ये रहा कि इंडियन जो फार्मिंग है वो हमेशा के लिए पिछड़ गई, और आज भी जो हम इसको जो है महसूस करते हैं। और इसका एक रिज़ल्ट जो है यहाँ पे एक डाटा गिवन है, आप इसको एक बार चेक कर लें, देखें। और वो ये है कि फेमाइंस की, जब मैंने एक बार एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि फेमाइंस की बात करते हैं, और ये है शॉर्टेज ऑफ फूड, कि भाई इकोनॉमी के अंदर फूड का शॉर्टेज हो गया है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम फेमाइन बोलते हैं। 1760 से लेके 1943 तक इंडिया में जो है बार बार जो है ये टेरिबल जो है फेमाइंस जो हैं आए हैं। और इन फेमाइंस का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे भयानक जो था वो था 1769 में जो फेमाइन कंडीशन बनी थी बंगाल के अंदर, वो था। और अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे इन फेमाइंस का क्या आया है, 85 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई, हमारी मर गई भूख की वजह से। 85 मिलियन को अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो आप ये मान के चलें 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ लोग जो हैं ब्रिटिश राज में सिर्फ भूख से मर जाते हैं। तो ये जो था ब्रिटिश राज की जो है पॉलिसीज़ का जो है इम्पैक्ट था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के ऊपर। और इसमें उन्होंने 2 मकसद पूरे किए अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, रॉ मटेरियल लेने में वो कामयाब हो गए, ठीक है जी। दूसरा, इंडिया को वो इस कदर उन्होंने पुअर बना दिया, इस कदर जो है कर्जे में डाल दिया कि हम कंप्लीटली जो है ना उनके लिए जो है उनकी जो है रूल को, उनके राज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो गए, हम तैयार हो गए। क्योंकि हमारे पास अब जो है उनको स्ट्रगल करने के लिए, उनको देश से भगाने के लिए रिसोर्सेस की जो है क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। अब हम वो कर रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं, और आज भी जो है कोई सिचुएशन जो है वो नई हमारे सामने नहीं बनी है। तो एक बार जो है ये जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के लिए, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको सिंपली बताना है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड था, और वो क्या था, स्टैग्नेंट था। अब वो आपसे पूछेगा कोजेस बताइए बैकवर्ड कैसे था, तो आप बताएंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी, आपने एग्जांपल दे दिया 6.6 क्विंटल। आपने बता दिया हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी कि अभी डिपेंड ऑन रेनफॉल, मानसून के ऊपर डिपेंड था। डोमिनेंस ऑफ
सब्सटेंस फार्मिंग, किसान बस इतना प्रोडक्शन कर पाता था कि शायद वो अपनी सिर्फ बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाए या मिनिमम नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है जी। होल्डिंग का साइज़ क्या था, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड था। तो दीज फीचर्स शो दैट आवर एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड। स्टेगनेंट क्यों थी, क्यों मतलब इनकम कम थी, ग्रोथ या नहीं हो रहा था, तो वो ज़मींदारी सिस्टम की वजह से था। जो गल्फ क्रिएट हो गया था ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल, क्योंकि ओनर जो है वो अपने एक कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन पे जुड़े हुए हैं, उनके पास बिना अर्न किया गया पैसा है जिसको वो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल पे यूज़ करते हैं। टिलर्स के पास सरप्लस नहीं है कि वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए या कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। तो ऐसी कंडीशन पे ज़मीन की हालत ख़राब होती जा रही है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, उधर से फेमाइन और ड्रॉट लाइक कंडीशन आ गई हैं। तो ये सभी ने मिलके जो है इंडियन एग्रीकल्चर को क्या बना दिया है, स्टेगनेंट बना दिया है। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम को उन्होंने बताया, और लास्ट जो है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन के किसानों को कहा कि भाई आप क्या करेंगे, कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे जो ब्रिटिशर्स जो है खरीदेंगे आपसे एज ए रॉ मटेरियल। और अल्टीमेटली जो है इन सब चीज़ों ने एग्रीकल्चर का जो है बेड़ा गर्क कर दिया, या कहें कि 90% जो पॉपुलेशन है हमारी, वो उसकी हालात जो है वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अभी जो है देश में बाकी और भी पॉपुलेशन बची हुई है, और उस पॉपुलेशन को हम समझेंगे उस कंडीशन पे जब इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। तो क्या एग्रीकल्चर को बर्बाद करके ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया हमारे देश में, तो उसको देखेंगे जब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे इंडस्ट्रीज़ का हालत क्या था। ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू।